दोस्तों, कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और आज ये लाइन नेपाल पर 100% सही बैठ रही है। आवाज को बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश हुई तो सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा। नेपाल की जेनजी लहर ने पूरी सरकार को डुबो दिया। नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सिर्फ 2 दिनों के भीतर कुर्सी छोड़नी पड़ी। उससे पहले गृह मंत्री रमेश लेखक, कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल और जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव को भी इस्तीफा देना पड़ा था। पिछले 2 दिनों में नेपाल से जो तस्वीरें दुनिया के सामने आई है, उन्होंने बांग्लादेश और श्रीलंका के तख्ता पलट की यादें ताजा कर दी हैं। सवाल उठता है कि ये गुस्सा क्यों भड़का और आखिर कौन है इस आंदोलन के पीछे? क्यों नेपाल के नौजवान, वो भी स्कूल यूनिफॉर्म और बैग लेकर सड़कों पर उतर आए हैं? भारत पर इन सब का क्या असर पड़ने वाला है? आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। नेपाल में सोमवार से काठमांडू और कई बड़े शहरों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है और 400 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी है। इसके अलावा पीएम ओली, राष्ट्रपति, गृह मंत्री के निजी आवास पर तोड़फोड़ के बाद आगजनी भी की गई है। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम शेर बहादुर देउवा को घर में घुसकर पीटा तो वहीं वित्त मंत्री विष्णु पेड़ोल को काठमांडू में उनके घर के नजदीक दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इन सब का वीडियो वायरल हो रहा है। इन हिंसक घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। उन्हें सेना हेलीकॉप्टर से अज्ञात स्थान पर ले गई है। नेपाल में हो रहे इस आंदोलन को जेनजी का आंदोलन बताया जा रहा है। जेनजी यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मी वो पीढ़ी जो सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पली बढ़ी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, इन प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय युवा अचानक भड़क उठे क्योंकि नेपाल सरकार ने एक झटके में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। और जब यही पीढ़ी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई तो गुस्सा सड़कों पर उतर आया। स्कूल कॉलेज की ड्रेस पहने छात्र छात्राएं, हाथ में बने बनाए पोस्टर और नारेबाजी। ये आंदोलन किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि सीधे सीधे नई पीढ़ी का था। इसीलिए इसे जेनजी आंदोलन कहा जा रहा है। लेकिन इस गुस्से की जड़ में और भी गहरी है। पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर नेताओं और उनके परिवारों की ऐशो आराम की तस्वीरें वायरल हो रही थी। महंगी गाड़ियां, विदेशी पढ़ाई, ब्रांडेड कपड़े और दूसरी तरफ आम युवाओं के लिए बेरोजगारी और संघर्ष। यही ट्रेंड नेपो किड, नेपो बेबी के नाम से वायरल हुआ और युवाओं में गुस्सा भड़क उठा। सरकार ने जब प्लेटफॉर्म बंद किए तो यह गुस्सा और भी फट पड़ा। सरकार की दलील थी कि फर्जी अकाउंट अफवाह फैला रहे थे, साइबर क्राइम बढ़ रहा था और सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा था। इसलिए कंपनियों को नोटिस दिया गया कि वे नेपाल में रजिस्ट्रेशन कराएं, लोकल ऑफिस खोलें, कंटेंट हटाने के लिए अधिकारी नियुक्त करें और जरूरत पड़ने पर यूजर को डेटा सरकार के साथ साझा करें। 7 दिन की डेडलाइन दी गई, लेकिन फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स जैसी कंपनियों ने नियम नहीं माने। नतीजा बैन लागू हो गया। कंपनियों को लगने लगा कि इतने छोटे यूजर बेस के लिए ये शर्तें बेहद महंगी पड़ेगी। लेकिन टिकटॉक ने अलग रास्ता अपनाया। उसने समय रहते रजिस्ट्रेशन करा लिया और बैन से बच गया। आलोचकों का कहना है कि नेपाल सरकार ने जानबूझकर टिकटॉक को बचाया क्योंकि नेपाल पहले से ही चीन के दबाव और निवेश पर निर्भर है। इस पूरे आंदोलन को हवा देने में एक एनजीओ हामी नेपाल का नाम सामने आ रहा है। इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म पर छात्रों को बुलाया गया, मैसेज फैलाया गया कि विरोध में स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर बैग लेकर शामिल हो। प्रदर्शन के दौरान यूथ अगेंस्ट करप्शन का बैनर भी यही एनजीओ लेकर आया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस संगठन ने बाकायदा काठमांडू प्रशासन से प्रदर्शन की अनुमति भी ली थी। हामी नेपाल के 36 साल के संस्थापक सुदान गुरुङ ने 8 सितंबर को काठमांडू में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी। यह घोषणा इसलिए चौंकाने वाली थी क्योंकि इससे पहले तक हामी नेपाल के कोई सोशल मीडिया पेज पर ज्यादातर सामाजिक अभियानों से जुड़े पोस्ट ही दिखाई देती थी, जैसे कि भूकंप, बाढ़ राहत, छात्रों की समस्याएं या प्रवासी नेपाली मजदूरों के मुद्दे। सुदान गुरुङ का नाम पहली बार सीधे राजनीतिक विवाद में तब आया था जब उन्होंने नेपाल में चर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले पर खुलकर सवाल उठाए। नेपाल के इस आंदोलन के दौरान एक और नाम ने खूब सुर्खियां बटोरी है। वो है काठमांडू के मेयर और लोकप्रिय रैपर बालेन शाह। बालेन शाह की एक फेसबुक पोस्ट ने
मानो आग में घी डालने का काम किया और आंदोलन को और भी ताकतवर बना दिया। 7 सितंबर को उन्होंने एक पोस्ट लिखी थी, इसमें साफ कहा था कि 8 सितंबर की रैली पूरी तरह से जैन जी की है और मैं खुद 28 साल से कम उम्र का हूं, लेकिन युवाओं के सामने मैं बूढ़ा नजर आता हूं। मैं उनकी सोच, उनकी इच्छा शक्ति और उनके मकसद को समझना चाहता हूं। यह रैली किसी पार्टी, नेता या सांसद का मंच नहीं है। यहाँ किसी को भी निजी फायदे के लिए शामिल नहीं होना चाहिए। उम्र की वजह से मैं खुद शामिल नहीं हो सकता, लेकिन मेरा पूरा समर्थन इस आंदोलन के साथ है। इस एक पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। देखते ही देखते इसे 21,000 से ज्यादा बार शेयर किया गया। 3.5 लाख से भी ज्यादा यूजर्स ने रिएक्ट किया और करीब 36,000 लोगों ने कमेंट कर आंदोलन में शामिल होने की अपील की। यानी एक मेयर की पोस्ट ने युवाओं को और ज्यादा संगठित कर दिया और सरकार की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी। दरअसल नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता कोई नई बात नहीं है। पिछले 17 सालों में यहाँ 15 सरकारें गिर चुकी है और कुछ महीने पहले ही यहाँ राजशाही और हिंदू राष्ट्र वापस लाने को लेकर भी आंदोलन हुए थे। तो अब सवाल ये उठता है कि नेपाल में इस उठापटक से भारत पर क्या असर होगा। राहत की बात है कि चीन समर्थक ओली अब सत्ता में नहीं रहे, लेकिन पड़ोसी देश में लगातार उथल पुथल होना चिंता की वजह जरूर है। असर सीधा भारत नेपाल सीमा व्यापार और सुरक्षा पर पड़ रहा है। इस वजह से भारत सरकार ने सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है और एयर इंडिया ने दिल्ली काठमांडू की कई फ्लाइटें रद्द कर दी है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को नेपाल में जाने से बचने की सलाह दी है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।